अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां तक मुमकिन हो सका तमाम तरफ फस्तायत के बावजूद पाकिस्तान के अंदर शटर डाउन हड़ताल जो है वो हुई। पुलिस को भिजवाना पड़ा और ठुल्लों को भिजवा के जबरदस्ती दुकानें खुलवानी पड़ी, लेकिन शटर डाउन हड़ताल फिर भी कामयाब हुई। और हम आपको अब न्यू जर्सी लेके जाएंगे थोड़ी देर के अंदर। इवेंट हमारा वहां पे न्यू जर्सी में शुरू होने वाला है, जहां पे डॉक्टर मोईद पीरजादा, सलमान अहमद, कर्नल सैयद अकबर हुसैन, सर हैदर मेहदी, अहमद नूरानी बात करेंगे। और मेरा भी वहां पे जो है स्टेटमेंट प्ले किया जाएगा, वीडियो स्टेटमेंट मैंने भिजवाया हुआ है, वो भी प्ले किया जाएगा। इवेंट वहां पे शुरू होने वाला है। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि लोगों को डराने के लिए ये काम किया गया है फ्लैग मार्च के नाम के ऊपर। कैरोलिन सिटी के अंदर, रावलपिंडी के अंदर इनको डाले भिजवाए गए हैं डराने के लिए। उसके बावजूद भी कौम निकली है भाई, नहीं डरा पा रहे आप लोग कौम को। आपके जो है वो जुल्म और जब्त के रास्ता नहीं चल रहे। और अब हम आपको लेके जाते हैं न्यू जर्सी, जहां पे इस वक्त जो है वो प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुकी हैं। डॉक्टर उस्मान ट्रैवल दस्ते के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और एक नाम एक पहचान कम्युनिटी सर्विस में इस मूवमेंट को अलाइव रखने के लिए, री एनर्जाइज करने के लिए डेडिकेटेड, सिंसियर, हार्ड वर्किंग मिस्टर तारिक खान और उनकी टीम के लिए भरपूर तालियां। अगर इस हकीकी आज़ादी की जंग में हमें इन जैसे और वॉलंटियर्स भी मिल जाए तो ये जंग बहुत जल्दी जीती जाएगी। अब हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मलिक उस्मान है और मैं यहाँ पर फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल को रिप्रेजेंट करता हूँ और पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियन ग्रुप की भी रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। आज हम जिस सिलसिले में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो 8 फरवरी का दिन था, जिसको कि हम हिस्ट्री में एक ब्लैक डे के नाम से याद रखा जाएगा। ये वो दिन था कि जब 250 मिलियन लोगों को एक उम्मीद, एक होप नजर आई थी कि वो इस दिन अपना मैंडेट जो है वो दे के और गवर्नमेंट को चेंज कर सकेंगे, जो जुल्म और जबर का निज़ाम है उसको खत्म किया जा सकेगा। लेकिन वही हुआ जो पिछले 75 साल से होता आ रहा था। अभी हम सिर्फ यहाँ पे ये एनालाइज करेंगे कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे हैं और उसके बाद वे फॉरवर्ड जो है वो क्या होगा। क्योंकि अभी बाहर काफी सर्दी है, तो लहू को गरमाने के लिए जो कहा गया था कि झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। तो जब 8 फरवरी को लोगों का मैंडेट चुराया गया तो ये 250 मिलियन अवाम की तौहीन थी, ये आपके आइन की तौहीन थी, ये आपके इंसाफ के निज़ाम की तौहीन थी। और इस सारे निज़ाम को लपेट कर आपके ऊपर एक स्लेवरी का निज़ाम लगा दिया गया। जब आप एनालाइज करते हैं कि अगर आप आजाद कौम हैं या आप गुलाम कौम हैं, तो उसमें फर्क सिर्फ एक चीज का है कि आपके बोलने का। अगर आपके पास बोलने का हक नहीं है तो आप गुलाम हैं। और पाकिस्तान में इस टाइम आपके पास बोलने का हक नहीं है। ना आप ट्वीट कर सकते हैं, ना आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और ना आप जो एक जुल्म का निजाम राइज है उसके खिलाफ बगावत कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह है कि जो धरती होती है, जो आपकी रियासत है, उसको कहा जाता है कि वो आपकी माँ की तरह है। तो अब जिस तरह से उसको चोर, डाकू, लुटेरे, राहजन उसको नोच नोच कर खा रहे हैं, उसको लहू लुहान किया हुआ है, उसमें किसका कसूर है? उसमें कसूर जो है एक तो ताकतवरों का है, लेकिन उससे ज्यादा उन मजलूमों का है जो उस जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं। जब तक आप जुल्म को बर्दाश्त करते रहेंगे आपके ऊपर जुल्म होता रहेगा और हर एक की बारी आएगी। ये उसी तरह है कि जब आप पाकिस्तान में कोई गोश्त लेने के लिए जाते हैं तो कसाब जो है वो मुर्गी को निकालता है पिंजरे में से और उसको जिबा कर देता है, और जो बाकी हैं वो सहम के बैठ जाती हैं कि अच्छा मैं बच गई, लेकिन अगली बारी उनकी भी आएगी। पाकिस्तान में चेंज क्यों नहीं आती? क्योंकि इमरान खान आप में से किसी का बाप नहीं है, वो आप में से किसी का भाई नहीं है, वो आप में से किसी का बेटा नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है आप में से किसी की मां नहीं है। जो वहां पर आलिया हमजा के साथ जुल्म हुआ, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ जिस तरह से वो कैंसर सर्वाइवर है और जिस तरह से उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, इमरान रियाज के साथ किस तरह से जुल्म किया गया, जिल्ले शाह को किस तरह से शहीद किया गया, लेकिन ये कौम बेहिस्सी में सोई हुई है। उसी तरह से लोग रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, उसी तरह से लोग शॉपिंग मॉल्स में जा रहे हैं और एक जुल्म का निजाम को उसी तरह से चलाया जा रहा है। और ये चेंज कब आएगी? कि जब आप फील करेंगे कि अगर आपका बाप, आपकी बहन, आपकी बेटी अगर जेल में है तो जो एफर्ट आप उनके लिए करेंगे वही एफर्ट आज आप उन लोगों की करें कि जो इस जुल्म का शिकार बने हुए हैं। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में ये आपके सामने जो लोग बैठे हैं ये उसका शिकार है, ये सारे इनकी फैमिलीज उसमें सफर कर रही हैं। ये
आप लोगों की जो ये जंग है की जंग, उसकी कीमत ये लोग अदा कर रहे हैं। किस तरह से इन लोगों को जो है वो दहशतगर्द बनाया हुआ है कि ये डिजिटल टेररिस्ट हैं, और जो बाकी लोग जो बोलते हैं उनको भी कहा जाता है कि ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज करते हैं। तो आप लोगों को सिंपलीफाई करना है कि असल जंग है क्या। वो हम लोगों को कहते हैं कि ये सारे लोग एंटी स्टेट और दहशतगर्द हैं, और जो अवाम है वो कहती है कि आपने जो है वो मुल्क के साथ गद्दारी की है, आपने जिनका मैंडेट नहीं था उनको ला के ऊपर बिठा दिया है। तो सारे लोगों की यही गुजारिश है, छोटा सा मसला है वो ये कि आप अपने ओथ को रिस्पेक्ट करें। जब आप इदारे में आते हैं आप ओथ उठाते हैं। आपको बाबा कौम ने जो कहा था कि आपका काम जो है वो पॉलिसीज मेकिंग नहीं है, आपका काम सरहदों की हिफाजत करना है। आप अपनी बैरिक्स में वापस जाएं, आप लोगों की हिफाजत करें और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को आप बंद करें। दिस इज द ओनली कोर्स करेक्शन वी हैव। इसी तरह से हीलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, इसी तरह से जो है मुल्क वापस पटरी पे आएगा। नहीं तो हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केपीके में जो है वो क्या हो रहा है, किस तरह से वहां पर शहादतें हो रही हैं। तो अभी भी हमारे पास आखिरी मौका है कि हम अमन को मौका दें, हम जो मैंडेट जो छीना गया था उसको रिस्टोर करवाएं, क्योंकि यह कुफर का निजाम नहीं चल सकता। जुल्म कुफर का निजाम चल जाता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको अपनी हालत के खुद बदलने का। और हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हमारे कोई पॉलिटिकल स्टेक्स नहीं है, ये आप सबकी और हमारी डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह की तरफ से कि जब भी मुआशरे में जुल्म और नाइंसाफी होती है तो उसके खिलाफ लोग खड़े होते हैं। पहले ये काम नबी पैगंबर किया करते थे, अब ये काम आप सबका है और हमारा है कि हमने इस जुल्म के खिलाफ जो है खड़े होना है। जो वक्त का यजीद है उसके खिलाफ खड़ा होना है, जो अल्लाह का लॉ है, जो ट्रूथ एंड जस्टिस है, आपने उसको सपोर्ट करना है। और जो आसिम्स लॉ है जिसमें इनजस्टिस है, जिसमें ऑपरेशन है, जिसमें रिप्रेशन है, आपने उसको कंडेम करना है। ये आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। तो इसके साथ आप लोगों को जो न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, काफी लोग 50-50, 60-60 माइल दूर से इस सर्दी में आए हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे रह के आप लोगों ने अपने जो कांग्रेशनल लीडर्स हैं, आपके जो सेनेटर्स हैं, आपने उन लोगों को एंगेज करना है। इस टाइम पे जो कांग्रेस में दो बिल्स हैं, HR 5271 और HR 2311, और इसके अलावा ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ऊपर जो बिल्स हैं वो भी कांग्रेस में मौजूद है। तो आप जो एडवोकेट बने अपनी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान में लोग ये काम नहीं कर सकते, आप लोग ये काम करें, अपने कांग्रेसमैन को ईमेल करें, उनके ऑफिस में जाएं जो आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं, और उनको कहें कि वो इन बिल्स के ऊपर साइन करें। आप उनको ये ईमेल करें कि ये जो लोग इस जंग को, हरावत दस्ते को लीड कर रहे हैं, इनके यूट्यूब चैनल्स को बंद किया जा रहा है, इनकी आवाज को दबाया जा रहा है, कि किस तरह से वो इनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उनको बोलें कि जो इनके ऊपर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन हो रही है उसको बंद किया जाए। आपका इसमें एक मेन और कुलीदी किरदार है जिसको आप सबने अदा करना है, और आप लोगों ने अपने कांग्रेस और सेनेट के साथ एंगेज रहना है। अभी जो प्रोग्राम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए मैं डॉक्टर मोहित पीरजादा को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर मोहित पीरजादा जो है प्रोमिनेंट साउथ एशियन पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीवी एंकर हैं, एडिटर रहे हैं पाकिस्तान के लीडिंग नेटवर्क के साथ, फाउंडर एंड एडिटर ऑफ ग्लोबल विली स्पेस हैं, और उनका जो पॉलिटिकल एनालिसिस है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में वो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी और जो पाकिस्तान के 250 मिलियन अवाम है उनको रिप्रेजेंट करता है। इनका इंग्लिश का चैनल है आइकोनोक्लास्ट, और GVS का इनका चैनल है, और एक डॉक्टर मोहित पीरजादा के नाम से चैनल है। तो डॉक्टर मोहित, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। सबसे पहले मैं तारिक खान साहब का, उनकी टीम का और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतनी शदीद सर्दी में जो हमने यहाँ देखी, सर्दी तो हमारे भी उधर है, मेरीलैंड में, वॉशिंगटन में, लेकिन इधर आके अंदाजा हुआ कि इस इलाके में किसी और ही नेचर की जो है सर्दी है। तो आप लोग इतनी दूर दूर से आए, मुझे अंदाजा है कि कोई 40 मील से, कोई 50 मील से आया है, और ये आपकी एक स्पिरिट है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान की याद है, आप पाकिस्तान के हालात को समझना भी चाहते हैं, उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसे बेहतर करना चाहते हैं। ये सही है कि बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं हो सकी, बहुत से लोगों की जो उम्मीदें थी गुज़िश्ता 3 बरस में उस तरह से नहीं हो सका। शायद उस तरह के लोग समझते हैं रिजल्ट्स नहीं मिले। जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कुछ उसकी तरफ इशारा भी करेंगे कि उसकी क्या वजूहात होती चीज़ में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एसेंशियल चीज़ है कि किस तरह से पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है उसने इस रूह को, इस स्पिरिट को जिंदा रखा है। और एक बार फिर जब आप यहाँ पे मौजूद हैं तो मैं कहूँगा कि मुझे ज्वाइन करें तालियों के साथ स्पिरिट को, सर इस स्पिरिट को क्या करने के लिए। दुनिया में बड़ी बड़ी एम्पायर्स आई, अगर तब्दीली ना आती तो रोमन एम्पायर इधर ही होती,
अगर तब्दीली ना आती तो सल्तनत उस्मानिया उधर ही खड़ी होती। अगर तब्दीली ना आती तो हैब्सबर्ग की एम्पायर वहीं होती। अगर तब्दीली ना आती तो ब्रिटिश एम्पायर उधर ही होती। वक्त की इस वक्त की एम्पायर जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझती, जो समझती है कि दुनिया के हर कोने खुदरे में वो वहां के लोगों की तकदीर को कंट्रोल कर सकेंगे, ऐसा नहीं हो सकेगा। जो इंसानी स्पिरिट है, जब इंसानी रूह और इंसानी स्पिरिट खड़ी रहती है तो उसके सामने वक्त के तमाम जावेद और तमाम एम्पायर जो है वो अल्टीमेटली सरेंडर कर जाती हैं। वरना रोमन एम्पायर इधर ही होती, ब्रिटिश एम्पायर इधर ही होती, ऑटोमन एम्पायर इधर ही होती, ब्रिटिश सब कुछ इधर ही होता। तो ये पहला मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मेरा एक रोल यहाँ पे डुअल है कि कुछ तो मैं नुकात आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर मैंने इस सेशन को एक जिम्मेदारी मेरी ये भी है तारिक खान साहब की तरफ से, डॉक्टर उस्मान की तरफ से, कि मैंने सेशन को तेजी से लेकर चलना है। तो मेरे साथ जहाँ पे अहमद दुरानी साहब यहाँ पे पैनल पे हैं, हुसैन है, सलाम अहमद साहब हैं, दिल पाकिस्तान। लेकिन मैंने मेरी बेटी जो सेकंड जनरेशन थी, मैं उससे सलमान की मुलाकात एक डिनर पे हुई तारिक खान साहब के, तो मैंने उसे कहा कि बेटे ये एक और जनरेशन से हैं, आपको इनका नहीं पता। तो सलमान कहने लगे आपने दिल पाकिस्तान कभी सुना? उसने कहा अच्छा वो तो सुना मैंने, तो वो मैंने लिखा। तो उसका फिर पहचान लगी नहीं, मैं तो आपको जानती हूँ दिल पाकिस्तान। ठीक, तो मेरा मकसद ये भी है कि हम एक थोड़ा सा तेज तरीके से चलें ताकि हर बंदा तकरीबन 10-12 मिनट में अपने कमेंट्स को कंप्लीट करे, ताकि हमारे पास क्वेश्चन आंसर सेशन का भी एक टाइम रह सके। बिकॉज इस हॉल में जब मैं देखता हूँ तो मुझे कहीं किसी चेहरे के ऊपर 30 बरस का एक्सपीरियंस नजर आता है, किसी चेहरे पे 50 बरस से ज्यादा का एक्सपीरियंस नजर आता है। तो आप सब लोग अपना सफर करके यहाँ तक पहुंचे, आपको किसी जर्नैल ने नहीं बनाया, आपको किसी वजीर ने नहीं बनाया, आप लोग अपनी जिंदगी का सफर तय करके यहाँ तक पहुंचे। आप में से बहुत से लोग, मैं बहुत से लोगों को मिला हूँ जो बताते हैं कि जब इस मुल्क में आए थे तो एक सूटकेस उनके पास था, उनके पास $500 थे और यहाँ आके उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है वो खड़ी की है। तो आप लोगों के तजर्बात और क्वेश्चन जो है उसको भी हम लेके चलेंगे। तो मैं कुछ सबसे थोड़ा सा सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करूँ पाकिस्तान की 3-4 पॉइंट्स में, जिसका ताल्लुक इमरान खान से भी है, पाकिस्तान की सियासी जद्दोजहद से भी है, और फिर पाकिस्तान के अंदर से जो एक दहशतगर्दी का अनासर है जिसे अब ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कहा जा रहा है, जैसे अमेरिका के अंदर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI मुसलसल डॉक्यूमेंट कर रही है। अब तक सैकड़ों इंस्टेंसेस जो है वो डॉक्यूमेंट किए जा चुके हैं और जिसके तमाम लोग शिकार है। अहमद दुरानी, इनके भाइयों को उठा लिया गया, गुम कर दिया गया, कहा डाकू उठा के ले गए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी। मेरे साथ हैं कर्नल अकबर साहब, हम दोनों को डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट 80 साल की सजाएं सुना दी हैं। मैं भी डिजिटल टेररिस्ट हूँ, ये भी डिजिटल टेररिस्ट है। इनको डेफिनेशन भी पाकिस्तान में गुम हो गई है कि दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है। अभी इमाम बारगाह पे जो हमला हुआ है 2 दिन पहले, वो दहशतगर्द है या हम दहशतगर्द है? वो जो लाशें वहां गिरी हैं 100 से ज्यादा लोग जिनको छुपाया हुआ है बता नहीं रहे, वो दहशतगर्दी है या बोलना दहशतगर्दी है ट्विटर के ऊपर? सलमान के खानदान को उठा लिया गया पाकिस्तान के अंदर जो है, वो इस तरह चीजों का भी जिक्र भी होगा। इसी तरह से जो हमारे साथ दोस्त यहाँ पे नहीं है, जैसे आदिल राजा है, जैसे बैरिस्टर शहजाद अकबर हैं, हैदर मेहदी साहब हैं, शाहीन से भाई साहब हैं, ये तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत के केसेस बना के उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आवाज का मंबा क्या है जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है? 5 फरवरी 2026 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को कैद तन्हाई में जो बंद किया हुआ है अडयाला जेल में, उसे 2.5 बरस गुजर गए हैं। 2.5 बरस का मतलब है 30 महीने गुजर गए हैं। 30 महीने का मतलब है तकरीबन 920 दिन जो है अंदाजन जो है वो इमरान खान जो है वो जेल में है। पाकिस्तान की अपनी रवायात थी, ठीक है, पाकिस्तान कभी एक शायद बहुत परफेक्ट माशरा नहीं था। पाकिस्तान में वेस्टर्न वर्ल्ड को तो छोड़े, शायद हिंदुस्तान की तरह की भी एक लिबरल एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन वहां नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ऐसा भी नहीं था। इससे पहले अगर सियासी कैदियों को उठाया गया, आपको याद है जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने में सिहाला के रेस्ट हाउस में बंद कर दिया जाता था। इससे पहले जो नवाज शरीफ साहब थे तो सारा दिन उनकी मुलाकातियों का तांता बंधा हुआ होता था, उनके मालिक, उनके डॉक्टर, उनकी फैमिली, उनके लोग। यहाँ एक शख्स है कि जिसकी आंख में जहाँ विनस ऑक्लूजन हो गई है, उसके घर को नहीं बताया गया। इमरान खान के केस की बात कर रहा हूँ कि भाई क्या सिचुएशन है, उनका जाके रात की तारीखी में ट्रीटमेंट किया गया। आपसे बहुत से लोग फिजिशियन हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि अगर एक आदमी जिसकी उम्र 73 बरस से ज्यादा है, उसे अगर सेंट्रल वेनस ऑक्लूजन होती है तो उसकी कुछ मुहर्रकात हैं, कुछ अंडरलाइन कंडीशंस हैं उसकी बॉडी के अंदर। लेकिन बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट में यह वादा किया गया और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी फैमिली को। कल तक तो कम से कम वो रिपोर्ट आज सुबह तक नहीं थी, जब मोहतरमा अलीमा खान ने वो ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हमें अब तक वो रिपोर्ट नहीं दी गई, चीफ जस्टिस को चाहिए कि इसका कंटेम्प्ट का नोटिस लें। तो पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी रवायात खड़ी कर दी गई हैं जुल्म की, बेहिसी की और जबर की, जो इस धरती के कभी हिस्सा नहीं है, उसकी तारीख का भी हिस्सा नहीं है। और मेरा दिल जो है वो कांपता है सोच के कि इन्हें एहसास नहीं है, ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान का इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है। जो ट्रेडिशंस इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिए हैं, कल को आने वाले जो लोग होंगे, कुछ पता नहीं है वो कौन होंगे, वो इनको भी इसी तरह से ट्रीट करेंगे कि इससे ज्यादा बुरी तरह से इन्हें ट्रीट करेंगे। बहरहाल इमरान खान ने, वो जो इकबाल ने कभी कहा था ना कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक़ल है महवे तमाशाए लबे बाम। इमरान खान ने इकबाल का जो ये कलाम, इकबाल की जो स्पिरिट थी, उसे इमरान खान ने मैनिफेस्ट कर दिया। कुछ लोग सिर्फ ज़बानी चीजों की बात करते हैं, सोचते समझते कि वो लोग जिन्होंने उसे 2 नवंबर को कत्ल करने की कोशिश की वजीराबाद के करीब, उन्हीं लोगों की गिरफ्तारी में अपने आप को हवाले कर दिया 2.5 बरस से इमरान खान ने। और ये इमरान खान ने क्यों किया है? वो तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन चुका, सेलिब्रिटी, हेल्थ की कैंपेन, कैंसर हॉस्पिटल की कैंपेन, उसने जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करना था वो कर लिया है। वो इतना मासूम बच्चा नहीं है, उसे ये ना पता हो कि 73 बरस की उम्र में इंसान की जिंदगी, कोई भी इंसान जो है, तमाम इंसान एक फानी है, लाफानी नहीं, हर इंसान ने चले जाना है। इमरान खान ने इसलिए किया है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो शऊरी तौर पर जाग सकें
उन्हें ये समझ आ सके कि उनके साथ तकरीबन 80 बरस का जो टाइम पीरियड है, क्या खेल उनके साथ खेला गया है, कभी कौमी सलामती के नाम पे, कभी दहशतगर्दी के नाम पे, कभी शिया के नाम पे, कभी सुन्नी के नाम पे, कभी जैश मोहम्मद के नाम पे, कभी सिपाही सहाबा के नाम पे, कभी कभी इसराइल के नाम पे। और आपने देखा कि इसराइल से कितनी मोहब्बत किसको थी, किस तरह से दौड़े दौड़े गए जो है ये पी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। तो कहानी क्या सुना रखी थी और आज कहानी की हकीकत जो है वो क्या हमारे सामने आई। तो इमरान खान की जो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग कमिटमेंट है अडेरा जेल के अंदर, उसके नतीजे में पाकिस्तानी कौम शऊरी तौर पे बेदार हुई है। आज पाकिस्तानी कौम को हर बम धमाके के पीछे उसकी हकीकत समझ आती है। हर कहानी जो सुनाई जाती है उसको डायसेक्शन करके देखते हैं कि इसकी हकीकत जो है वो क्या हो सकती है। तो ये एक सूरत हाल है जिसको हम देख रहे हैं। मजीद इसकी बात भी क्वेश्चन आंसर्स के अंदर हम करेंगे। अब मैं थोड़ा सा जो आवाज दबाने की कहानी है, जिसका मैंने जिक्र किया कि कैसे हर शख्स के ऊपर केसेस बनाए गए हैं, जिस चीज को कैनेडियन और अमेरिकन लॉ में ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कहा गया और जिसकी अब अवेयरनेस पूरी दुनिया में फैलती चली जा रही है, ये एक नया फिनोमेना है। ये फिनोमेना इसलिए पैदा हुआ है, आज से 15 बरस पहले ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की कोई हकीकत नहीं थी। ये फिनोमेना इसलिए पैदा हुआ है कि जो लार्ज टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूट्यूब है, जैसे फेसबुक है, जैसे ट्विटर है, जैसे इंस्टाग्राम है, जैसे टिकटॉक है, इसकी वजह से अथॉरिटेरियन रेजीम्स से ताल्लुक रखने वाले डायस्पोरास जो नॉर्थ अमेरिका में है, जो ब्रिटानिया में है, जो यूरोप के अंदर है, वो जब अपने अपने मोबाइल के ऊपर आवाज उठाते हैं, वो आवाज वहां पहुंचती है और वहां लोगों को उम्मीद दिलाती है। इससे पहले, आज से 15-20 बरस पहले ऐसी कोई चीज थी नहीं। इक्का दुक्का कोई आदमी 4-5 बरस के बाद एक किताब लिख लेता था, न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई आर्टिकल छप जाता था, तो उससे वहां की जो अथॉरिटेरियन डिक्टेटोरियल रेजिम्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब चूंकि उनको फर्क पड़ता है, इसलिए उन्होंने अपना असर रसूख और अपनी ताकत इस्तेमाल करके वो उन आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अहमद दुरानी की आवाज है, जैसे कलाकुर हुसैन साहब की आवाज है, जैसे हैदर मेहदी की कनाडा से आवाज है, जैसे आदर राजा की आवाज है, साबिर शाकिर की आवाज है, बैरिस्टर शाहजाद अकबर की आवाज है, शाहीन सेवाई साहब की आवाज है। इसको दबाने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें वो अपनी तमाम तर ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। और जब मुझे तारिक खान साहब ने कहा कि हम ये सेमिनार करना चाहते हैं, तो एक वजह बुनियादी ये थी कि वो चाहते थे कि जब ये केसेस इन्होंने भी किए हैं हमारे खिलाफ, 2 साल हमें डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई है, तो वो चाहते थे कि एक इस पे फेस टू फेस लोगों के साथ डिस्कशन हो, ताकि कम से कम कुछ 100-150 लोग ऐसे हों जो इसको समझ सकें कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का फिनोमेना आखिर क्या कोई सिर्फ एक कोई खूबसूरत सी इजोटेरिक सोफिस्टिकेटेड टर्म है, या इसके पीछे किस किस्म का जबर है। तो मकसद इसका है कि लोगों की आवाज दबा दी जाए। जब इनकी आवाज दबाई जाएगी तो पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी मजीद आवाज जो है वो सप्रेस हो जाती है। तो ये है वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, जिसका मजीद हम जो है जिक्र करेंगे, कुछ मैं कर भी चुका हूँ। मैं इसकी कुछ आपको एग्जांपल्स ये दूं कि एक इसकी बहुत बड़ी जो एग्जांपल प्रैक्टिस की गई है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जो केसेस हमारे पे बनाए गए हैं, एक जो इसकी बहुत बड़ी चीज जिसको प्रैक्टिस किया गया है, जिसकी जद में सैकड़ों पाकिस्तानी अमेरिकन आए हैं, जो सिटीजन भी हैं, रेजिडेंट भी हैं, कि जब आप एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करते हैं या किसी काउंसिल ऑफिस में प्रोटेस्ट करते हैं, तो एम्बेसी के स्टाफर्स और वॉलंटियर्स जो उनके हुकूमत के लोग हैं यहाँ पे, वो लोगों की तस्वीरें खींचते हैं और तस्वीरें खींच के वो डाटा मैचिंग उसकी की जाती है नादरा के साथ, और उसके फैमिली ट्री से वो डाटा जो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया। बड़ी अच्छी बात है कि आपने सबको नेशनल आईडी कार्ड दिया, उनको नाइकॉप दिए, लेकिन वही जो डाटा एम्बेसीज के पास है वीजा प्रोसेसिंग के लिए या नादरा के रिकॉर्ड के लिए, उसके फैमिली ट्री से उनके भाइयों को, बहनों को, माँ बाप को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको पाकिस्तान में इल्हा कर दिया जाता है। इसकी एक एग्जांपल अहमद दुरानी आपके सामने है। भाइयों का कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं, उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने ट्वीट नहीं किया। और यानी कोई रोमन एम्पायर में शायद ऐसा होता होगा, ट्राइबल कल्चर में, कि अगर किसी शख्स ने कुछ किया है तो उसके भाई को उठा लो। यानी मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न लॉ में इसकी कोई पैरेलल नहीं है कि एक शख्स ने अमेरिका में कुछ किया है तो उसके भाइयों को उठा लो। अभी रिसेंटली चंद हफ्ते पहले नादिया सईद एक खातून है जो फ्लोरिडा में एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, उससे अमेरिकन सिटीजन है, उन्होंने टिकटॉक पे जनरल नासिर मुनीर साहब के बारे में कुछ कह दिया, सब कह दिया। उनके भाई आ रहे थे फैसलाबाद से, उनको उठा लिया वहां के इदारों ने, अब्डक्ट कर लिया। फिर उनको बकायदा मैसेज दिया गया कि आप एक वीडियो अपॉलॉजी की करें, उसमें माफी मांगे, आप कहें जनरल नासिर मुनीर बहुत जबरदस्त आदमी है, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद वगैरह वगैरह, तो फिर आपके भाई को छोड़ा जाएगा। यहाँ वो बहुत उन्होंने सुनवाई दी, कुछ हो नहीं सका, प्रेशर इतना ज्यादा था उनके माँ बाप का कि फिर उन्होंने एक अपॉलॉजी की वीडियो की। ये भी एक डॉक्यूमेंटेड चीज है जो एफबीआई के पास है। तो ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह से बहुत से और लोग हैं जिनके भाइयों को उठा लिया गया है, जिनकी फैमिलीज को उठा लिया गया है, वालिदैन को बेसिकली हरासा किया गया है, बिजनेसेस को टारगेट किया गया है। महल कसंदानी बोस्टन में होती है, उनकी प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर केसेस बना दिए गए, अमेरिकन सिटीजन है, 20-25 साल से रहती है। तो ये चीज है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की, जिसकी मजीद आई एम श्योर कि हमारे कोलीग्स हैं इसकी बात करेंगे। अच्छा, एक और फिनोमेना है बिल्कुल जिसकी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो ये है कि जो ये केसेस बनाते हैं उसके जरिए ये गूगल को, यूट्यूब और ट्विटर को ब्लैकमेल करते हैं। जब हर दफा एक ईमेल आती है, तो मुझे हर हफ्ते में 5 दफा ईमेल आती है कि हुकूमत पाकिस्तान ने आपके खिलाफ कंप्लेन किया है कि आपका ये ट्वीट जो है कि पाकिस्तान के लॉज के खिलाफ था। अगर आपको जोक भी लिख दें या किसी ट्वीट को कोट ट्वीट भी कर दें, रीट्वीट भी कर दें, उस पर भी आपको ईमेल आती है। तो उससे क्या करते हैं कि वो आपके ट्विटर हैंडल को और आपके यूट्यूब को पॉलिटिकली सेंसिटिव करार देते हैं और उसकी रीच, उसकी विजिबिलिटी को कम करते चले जाते हैं। तो अगर आज से सिर्फ 6 महीने पहले मेरे दिन में 3 लाख मेरी रीच होती थी, विजिबिलिटी थी मेरे यूट्यूब की, अब वो दिन में 1 लाख भी नहीं हो पाती, 50,000 60,000 पे तो वीडियो जाके अक्सर खत्म हो जाती है। ये भी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है, जिसे कम से कम एफबीआई अंडरस्टैंड करती है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अंडरस्टैंड करता है, लेकिन कॉमन आदमी अंडरस्टैंड नहीं करता। इसके बारे में भी हमें अवेयरनेस को ज्यादा रेज करना है। तो भाई मैं ये चाह रहा था कि एक ओवरऑल मैं आपके सामने पिक्चर रखूं
और अब मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा अकबर हुसैन साहब को कि आप आइए, हमें बताएं और फिर हम इसको लेकर आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया।